कि ये है मानव नर जनन अंग, एक होता है मानव स्त्री जनन अंग। ये दोनों चित्र के साथ पूछता है। ऐसे ही वर्णन चित्र बना करके ऐसे वर्णन करना पड़ेगा, लेकिन दोनों चित्र बनाना ज़रूरी नहीं है, कोई एक बना सकते हो। समझे? दोनों सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है। कुछ नाम इसमें छूट रहा था इसलिए इसको बनाना पड़ा, नहीं तो एक ही तो बना के हो जाता। समझे? इसलिए एग्जाम में अगर बनाओगे या तो इसको बना लेना या फिर इसको बना लेना। ऐसे आएगा सवाल, मानव नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करें। ऐसे ही सवाल ऐसे ही सेम टू सेम आएगा। समझे? जो प्रश्न आएगा ना एग्जाम में 5 नंबर में रहता है, तो ऐसे सेम टू सेम प्रश्न आएगा, मानव नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करें। ऐसे सेम टू सेम सवाल आएगा, सवाल में कोई बदलाव नहीं। तो तुमको भी उत्तर लिख करके ऐसे इसको ऐसे लिखना है पहले। तो उत्तर में क्या लिखोगे सबसे पहले में कि नर जननांग में 2 विरसन कितने विरसन होते हैं? 2 विरसन। और कई शुक्रवाहिकाएं, कई शुक्रवाहिकाएं होते हैं। प्रत्येक विरसन से संबंध अधिविरसन या इपीडी-डाइमिस। क्या है? अधिविरसन या इपीडी-डाइमिस और शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और मूत्रमार्ग तथा शीशन एवं कुछ सहायक ग्रंथि होती है। ये टोटल हुआ। एक लाइन में अगर उत्तर बोला जाए कि मानव नर जनन अंग का कुछ बताने के लिए, तो इसमें तुम इतना उत्तर दे सकते हो कि मानव नर जनन अंग में 2 विरसन होते हैं, कई शुक्रवाहिकाएं होते हैं, प्रत्येक विरसन से संबद्ध अधिविरसन, इपीडी-डाइमिस, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय या मूत्रमार्ग या शीशन और कुछ सहायक ग्रंथियाँ होते हैं। ये पूरा पार्ट आ गया है ना। जो भी पार्ट आते हैं इसमें टोटल पार्ट आ गया। इसमें अब चित्र बना दिए हैं, चित्र में उसका नामकरण भी हो गया। इस तरह से चित्र बनाना है, इसी तरह से नामकरण भी करना है। चित्र बना करके नाम भी लिखना है। बात समझे? ऐसा नहीं कि चित्र बना दिए और नाम छोड़ दिया। नाम उल्टा पुल्टा मत लिख देना, इधर को उधर लिख देना, इधर को उधर। उल्टा भी लिखेगा तो नंबर काट लेगा, नंबर देगा नहीं। समझे? तो इसलिए इसको सही सही लिखना है, पूरा सही से लिखोगे। अब देखो ये चित्र बना हुआ है, बना है ना। अब चित्र के हिसाब से हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया सबसे पहला विरसन। क्या है? विरसन। क्या है? विरसन। विरसन को अंग्रेजी में कहा जाता है टेस्टेस। क्या कहा जाता है? टेस्टेस। समझे? विरसन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? टेस्टेस। अब देखो इधर विरसन कहाँ है, तो ये अंडाकार दिख रहा है ना, अंडा, ये अंडाकार दिख रहा है, इसको कहते हैं विरसन। क्या कहते हैं इसको? विरसन। क्या कहते हैं? विरसन। ये अंडाकार जो होता है, इधर भी है, समझे ना। इसको क्या कहा जाता है? विरसन। देखो लिखे हैं ना, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? चलो विरसन। तो विरसन जो होता है पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। विरसन पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग है। बात समझे? विरसन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों विशेष, क्यों सबसे प्रमुख है? क्योंकि यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो जवाब क्या दोगे? विरसन में। क्या दोगे जवाब? बात समझ में आ रहा है? इस बात को समझो, तुमको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों समझा रहे हैं। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो विरसन होता है कि विरसन पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग है, सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में ही होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में ही होता है। और देखो प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार विरसन होते हैं। 2 अंडाकार है ना, एक इधर है और एक इधर है। 2 या नहीं है? ये मार्कर चलता क्यों नहीं है? जैसे ब्लैक इंक लगता है, चलना ही छोड़ देता है। ये दिक्कत कर रहा है। हाँ, आगे देखो अभी क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष में कितने अंडाकार विरसन होते हैं? 2। कितने अंडाकार विरसन होते हैं? एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, यानी कि दायां साइड और बायां साइड। अब देखो दोनों जंघाओं के बीच त्वचा तथा पेशी, त्वचा कहते हैं चमड़ा को, त्वचा किसको कहते हैं? चमड़ा को। त्वचा तथा पेशियों से बनी एक थैली होती है। कैसा होता है? थैली नुमा होता है। किस तरह का होता है? थैली नुमा। त्वचा और पेशी से बना थैली नुमा होता है। त्वचा और पेशी से बना थैली नुमा। ये यहाँ पे दिखाएगा थैली नुमा, है ना, थैली जैसा रचना होता है। तो जिसे विरसन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नामकरण किए कि नहीं किए हैं?
किए है ना विरसन कोश। देखो थैली जैसी रचना है कि नहीं। इसके अंदर एक अंडाकार है जिसको हम विरसन कहते हैं। तो जिस थैली में विरसन रहता है उसको विरसन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस थैली नुमा रचना में विरसन रहता है उसको क्या कहते हैं? विरसन कोश। क्या कहते हैं? विरसन कोश। ये मारकर चलबो नहीं करता है, ऐसा नहीं मार करेगा। रुक ना, अब आगे देखो। तो हमने विरसन को पढ़ लिया। अभी और भी कुछ बातें हैं कि प्रत्येक विरसन में कई कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है। ध्यान से देखो कि प्रत्येक विरसन में कई कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है जिन्हें शुक्र जनन नालिका कहते हैं। तो विरसन के अंदर, किसके अंदर? विरसन के अंदर बहुत सारी कुंडलित नालिकाएं होते हैं। क्या होते हैं? कुंडलित नालिकाएं होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन नालिका। क्या कहते हैं? शुक्र जनन नालिका। शुक्र जनन इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए इसको शुक्र जनन नालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन नालिका। अब आगे देखो, शुक्र जनन नालिका के अंदर की ओर आपस में जुड़कर, शुक्र जनन नालिका में अंदर की ओर, किसके ओर? अंदर की ओर आपस में जुड़ करके एक अत्यधिक कुंडलित नालिका बनाती है। जितना नालिका रहता है ना, और भी नालिका बनाता है, और भी नालिका बनाता है, जिसे हम कहते हैं अधिविरसन वाहिनी। कहाँ लिखा है देखो तो, अधिविरसन वाहिनी है। ये नली टाइप का है ना, ये पाइप टाइप का, इसको कहते हैं अधिविरसन। क्या कहते हैं? अधिविरसन। क्या कहते हैं? अधिविरसन। तो शुक्र जनन नालिका के अंदर की ओर आपस में जुड़कर एक अत्यधिक कुंडलित नालिका बनाती है जिसे अधिविरसन वाहिनी कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग अधिविरसन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अधिविरसन क्या होता है। यहाँ पे है ना अधिविरसन, इसमें नहीं था शायद अधिविरसन ना, इसलिए अधिविरसन के खातिर हमको ये बनाना पड़ा और विरसन कोश की खातिर ये बनाना पड़ा, नहीं तो इस चित्र को नहीं बनाते। हम इसी चित्र से काम चला लेते, हम इसको बनाए क्योंकि यहाँ पे अधिविरसन और विरसन कोश नहीं था, समझे। और एक कॉपर ग्रंथि दिया हुआ है क्या? कॉपर ग्रंथि शायद था, नहीं कॉपर ग्रंथि भी नहीं है, तो कॉपर ग्रंथि के लिए भी बनाना पड़ा। अब आगे देखो, तो अधिविरसन विरसन के भीतरी भाग से, अधिविरसन विरसन के भीतरी भाग से, विरसन के भीतरी भाग से चिपकी रहती है। कैसा रहता है? चिपका हुआ रहता है। कैसा रहता है? चिपका हुआ। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व, यानी कि शुक्राणु जो होते हैं परिपक्व होते हैं। तो शुक्राणु कैसा होता है? मतलब शुक्राणु का निर्माण होगा, निर्माण होकर फिर वो बढ़ेगा, बढ़ के फिर परिपक्व होगा, यानी जनन के योग्य बनेगा। किसके योग्य बनेगा? जनन के योग्य बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा? तो अधिविरसन में। कहाँ बनेगा? अधिविरसन में। तो भीतरी भाग से चिपकी रहती है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनते हैं। निषेचन के योग्य बनते हैं। अगर कोई पूछेगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो बोलोगे विरसन में। कहाँ होता है? लेकिन शुक्राणु जो है निषेचन के योग्य कहाँ बनता है? तो अधिविरसन में। कहाँ बनता है? बात समझ में आया? दोनों में फर्क। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? विरसन में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? विरसन में। लेकिन शुक्राणु परिपक्व कहाँ होगा? अधिविरसन में। बात समझ में आया? यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? विरसन में। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है? परिपक्व कहाँ होता है? परिपक्व कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अधिविरसन में। अब देखो, शुक्रवाहिका क्या है? शुक्रवाहिका लिखे हैं कहीं पे? शुक्रवाहिका देखो लिखे है ना, ये वाली पट, ये जो ये वाला लिखे हैं कि नहीं? शुक्रवाहिका यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कैसा होता है? 25 सेंटीमीटर लंबा नालिका होता है ये नलिका। क्योंकि किडनी से जब वो मूत्र मार्ग में आता है, यानी कि जो ये है मूत्र नली है और मूत्राशय जिसको कहते हैं, यहाँ पे मूत्र जमा होता है, वहाँ से लेकर के पूरा जो घुमा फिरा करके फिर शीशन तक आता है, इसलिए उसको कहते हैं 25 सेंटीमीटर लंबी नालिका। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर लंबी नालिका होता है। ठीक है। शुक्रवाहिका आगे मूत्राशय तक जाती है। कहाँ तक जाती है? मूत्राशय तक जाती है। यहाँ तक ये पूरा नलिका जो है देखो, यहाँ से घूम के ये घूम करके यहाँ आया, फिर इधर आया, फिर इधर से फिर इधर गया कि नहीं? इधर से आ करके फिर घूम करके फिर यहाँ गया। जाता है कि नहीं जाता है? तो ये कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर लंबा नालिका होता है,
और मूत्राशय कहाँ तक जाती है, तो आगे शुक्रवाहिका जो है मूत्राशय तक जाती है। कहाँ तक जाती है, कुछ नीचे आकर अपनी ओर की शुक्राशय की नालिका से जुड़कर एक स्खलन नाली किसका निर्माण करती है, स्खलन नली का। किसका निर्माण करेगी, यही वाहिका, जो ये वाहिका है मतलब शुक्र वाहिका है, वो नीचे आकर के, कहाँ आकर के, नीचे आकर के स्खलन नली का निर्माण करेगा। स्खलन नली का है ना, यहाँ पे स्खलन नली, देखो ये यहाँ पे आकर के, ये धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, यहाँ से आकर के एक स्खलन नली का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, स्खलन नली। इसमें देखो, इसमें समझ में आएगा, क्योंकि ये मेन है, ये सामने का हिस्सा है और ये थोड़ा टेढ़ा करके है। मतलब जैसे आदमी इस तरह से खड़ा होता है ना, अगर इधर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है, अगर सामने है तो ये वाला हिस्सा है। तो ये नली जो ये नली दिख रहा है, इसको कहते हैं स्खलन नली। क्या कहते हैं इसको, स्खलन नली। क्या कहते हैं, स्खलन नली। तो शुक्रवाहिका जो होते हैं, शुक्रवाहिका नीचे आकर के, कहाँ आकर के, नीचे आकर के अपनी ओर शुक्राशय की नलिका से जोड़कर, शुक्राशय की नलिका से जोड़ करके एक स्खलन नली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, स्खलन नली का निर्माण करती है। अब क्या है स्खलन नली, तो ये दो छोटी नालिकाएं होती है। कितनी छोटी नालिकाएं होती है, दो। देखो एक इधर है, एक इधर है ना, अरे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो नली जा रहा है, ये वाला, ये स्खलन नली है ना, दो ठो हुआ कि नहीं हुआ। तो स्खलन नली जो है दो छोटी नालिकाएं हैं, दोनों स्खलन नालिका एक पूर्णस्थ ग्रंथि से में प्रवेश कर जाती है। तो पूर्णस्थ ग्रंथि देखो यहाँ पे है, यहाँ से आकर के जाते जाते फिर यहाँ पे आता है कि नहीं। तो ये जो ग्रंथि बना हुआ है, ये जो ग्रंथि बना हुआ है, इसको कहते हैं पूर्णस्थ ग्रंथि। इसमें कहाँ लिखा है पूर्णस्थ ग्रंथि, देखो यहाँ है, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं पूर्णस्थ ग्रंथि। क्या कहते हैं, पूर्णस्थ ग्रंथि। आगे देखो, तो स्खलन नली जो होता है कहाँ पे जाके मिलती है, पूर्णस्थ ग्रंथि में। कहाँ पे, पूर्णस्थ ग्रंथि में। इधर ध्यान दो ना, क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आएगा तो लिख क्यों नहीं पाएगी, कुछ भी नहीं, सुन लो। अब क्या है, मूत्र मार्ग। क्या है, तो यह एक लंबी मांसल रचना है। कैसा रचना है, लंबी मांसल रचना है। इसमें दो सहायक ग्रंथियां मूत्र मार्ग में कितनी सहायक ग्रंथियां होती है, दो सहायक ग्रंथि। एक होता है पूर्णस्थ ग्रंथि और एक होता है काउपर ग्रंथि। लिखे है ना, एक हो गया पूर्णस्थ ग्रंथि और एक हो गया काउपर ग्रंथि। ये काउपर ग्रंथि है ना, ये हो गया पूर्णस्थ ग्रंथि, ये हो गया काउपर ग्रंथि। तो मूत्र मार्ग जो होता है इसमें दो सहायक ग्रंथियां होते हैं, एक होता है पूर्णस्थ ग्रंथि और एक होता है काउपर ग्रंथि की नालिकाएं खुलती है। इसके बाद शीशन से होता हुआ शीशन के सिरे पर, इसके बाद शीशन से होता हुआ शीशन के सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। मूत्र मार्ग से होकर मूत्र और वीर्य, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो मूत्र और स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं इसी मार्ग के द्वारा। ये जो मार्ग दिख रहा है ना, देखो हम यहाँ पे समझाते हैं। हमने क्या कहा, शुक्राणु के निर्माण के कहाँ पे होता है, विरसन में होता है कि नहीं। तो यहाँ से निर्माण होकर के ये नली होकर के इधर से जाएगा, इधर होते हुए फिर मूत्र मार्ग में आया ना, फिर इधर से मूत्र मार्ग से होकर के फिर वो बाहर निकल जाएगा। बात समझे, तो इस तरह से निकलता है। तो उसको कहते हैं या तो मूत्र या फिर वीर्य निकलता है। अब आगे क्या है, पूर्णस्थ ग्रंथि। क्या है, पूर्णस्थ ग्रंथि। अब आगे देखो, पूर्णस्थ ग्रंथि से पूर्णस्थ द्रव कौन सा क्या क्या निकलता है, देखो पूर्णस्थ ग्रंथि से पूर्णस्थ द्रव स्रावित होता है। पूर्णस्थ द्रव शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव मिलकर के वीर्य बनाते। हमने एक बार और पढ़ाया था, शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, डीएनए और प्रोटीन से, पढ़ाए थे। शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, डीएनए और प्रोटीन से। अब यहाँ पे क्या है देखो, तो पूर्णस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय, तीन चीज यहाँ पे आया ना। पूर्णस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्राशय द्रव मिल करके किसका निर्माण करेगा, वीर्य का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, वीर्य, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। पूर्णस्थ द्रव के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है, एक तरह का इसमें स्मेल आता है, गंध आता है, जिसको हम बदबू कह सकते हैं। एक तरह का बदबू होता है, किसके कारण, तो पूर्णस्थ द्रव के कारण। किसके कारण, पूर्णस्थ, इसमें जो है ना एक तरह का द्रव बनता है, इसमें ये द्रव स्रावित करता है, ये द्रव स्रावित करके फिर इधर आएगा, इसी के कारण इसमें जो द्रव बनता है इसके अंदर जो द्रव बनता है, यानी कि जो पानी टाइप का बनता है, उसी के कारण जो है ये
वीर्य जो होता है गंध होता है, एक अजीब तरह का गंध होता है। पुरुष द्रव वीर्य के शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। और पुरुष द्रव का क्या काम होता है? वीर्य के शुक्राणुओं को क्या करना? उत्तेजित करना। क्या करना? उत्तेजित करना। आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग शीशन। क्या है? शीशन। तो यह एक मांसल बेलनाकार रचना है। कैसा रचना है? यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो पुरुष का मैथुन अंग है। यानी ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा इधर है ना, ये वाला हिस्सा, हाँ, इस हिस्से को कहते हैं हम लोग शीशन। तो यह विरसन कोश के सामने बीचों बीच होता है ना। देखो विरसन कोश इधर है, विरसन कोश इधर है, बीच में है कि नहीं है? सामने और बीचों बीच होता है। आगे देखो, शीशन का शिखर, शीशन का शिखर, शिखर भाग गलांश कहलाता है। क्या कहलाता है? गलांश। और गलांश के ऊपर त्वचा एक ढीला आवरण प्रीपियूस कहलाता है। इसके ऊपर ये प्रीपियूस है ना, ये वाला ढीला आवरण, ये ढीला आवरण क्या कहलाता है? प्रीपियूस। क्या कहलाएगा? प्रीपियूस। क्या कहलाएगा? प्रीपियूस। बात समझे? देखो जितने भी पार्ट लिखे हैं सब पार्ट का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं सचित्र वर्णन करें। चित्र बनाओ, उसका नाम लिखो, पूरा उसका वर्णन करो, उसको कहते हैं सचित्र वर्णन। समझे? बहुत विद्यार्थी करता है कि चित्र बना देगा, नामकरण कर देगा, लिख में नहीं करता है, उसमें 2 नंबर कट जाता है, 3 नंबर कट जाता है। अब बहुत होगा जो लिख देगा लेकिन चित्र नहीं बना पाता है, चित्र बना ही देगा तो उल्टा पुल्टा नाम लिख देता है। इसलिए चित्र बना करके नाम भी याद रखना जरूरी है। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, तो शीशन का कार्य जो होता है निषेचन के लिए, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाना। अब शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय कोशिका है जिनका विकास कहाँ होता है? विरसन। हमने कहा ना शुक्राणु का विकास कहाँ होता है? विरसन में। तो शुक्राणु जो होता है सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? और शुक्राणु जो होता है इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, इसको कहते हैं सिर, इसको कहते हैं पूंछ। ठीक है, इस तरह का होता है। यहाँ पे इस तरह से रहता है, किताब में दिया हुआ कहीं ना कहीं शुक्राणु का चित्र। तो जिनका विकास विरसन में होता है और ये नर युग्मक कहलाते हैं। तो शुक्राणु को ही नर युग्मक कहते हैं। पूरा तो जनन चैप्टर में वही सब पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने कहा ध्यान रखेगा कि यह एक मांसल रचनाकार है। शीशन का शिखर भाग गलांश कहलाता है। गलांश के ऊपर त्वचा का ढीला आवरण प्रीपियूस कहलाता है। शीशन का कार्य क्या होता है? निषेचन के लिए शुक्राणुओं के स्त्री की योनि में पहुंचाना। शुक्राणु कैसा रचना है? तो सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, सक्रिय कोशिका है जिनका विकास कहाँ होता है? विरसन में होता है। समझ में आया पूरा? तो इस तरह से लिखोगे तो 5 नंबर देगा, अन्यथा 5 नंबर देने वाला नहीं है। समझे? इतना लिखना पड़ेगा। तो इतना लिखने के लिए कितना टाइम चाहिए? अभी तुम लोग कितना देर में लिखे हो? कम से कम 1 घंटा तो लग गया होगा चित्र बना करके लिखने में, लग गया ना? लेकिन एग्जाम में तो 1 घंटा नहीं चाहिए हमें, औरों सवाल का जवाब देना पड़ता है कि नहीं? तो क्या 1 घंटा सही है? झटाक से चित्र बनाओ 5 मिनट में, चित्र बनाने के बाद फिर 5 मिनट में इसको लिखो, 10 मिनट में ख़त्म कर दो। नहीं अगर हो रहा है तो थोड़ा इतना नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन भी लिख सकते हो। इतना तो तुमको समझाने के लिए पूरा लिख दिए हैं, एक एक लाइन भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि पूरा पूरा लिखना, सिर्फ मेन पॉइंट पकड़ो उसको लिख दो। बात समझ में आ गया? तो दोनों चित्र में से कोई एक चित्र बनाना है एग्जाम में, दोनों चित्र मत बना देना तो टाइम पास ही हो जाएगा। समझे? दोनों में से कोई एक बना लेना। आसान तो यही लग रहा है कि नहीं? ये थोड़ा हार्ड है, आसान ये लग रहा है, ये थोड़ा हार्ड है। 8वां क्लास में शायद इसका चित्र दिया हुआ है, इसका